सक्षम और प्रभावी बना सकती है। मैं स्वागत करती हूँ हमारी परम श्रद्धेय श्री कलराज मिश्र जी का, और मैं चाहूंगी आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कृपया खड़े होकर उनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, मंच पर विराजित जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अमित चौधरी जी, इस संस्थान के निदेशक डायरेक्टर आदरणीय मयंक जी, इस संस्थान के सभी प्राध्यापकगण, प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी विज्ञान के छात्र हैं ना, सभी छात्र बंधुगण, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और इसलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैंने संविधान की उद्देशिका पढ़ के सुनाई। संविधान की उद्देशिका ही एक ऐसी है जो एक संदेश देती है कि हम सामूहिकता के साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा को समझते हुए बंधुता का भाव अपने अंतर्गत विद्यमान रखते हुए राष्ट्रीय सामूहिक शक्ति को जागृत करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम सुरक्षित रखेंगे। और इसमें यह भी है, हम भारत के लोग ये इस बात को संकेत करता है, भारत बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, भाषा संबंधी विविधता है, खान पान संबंधी विविधता है, रहन सहन संबंधित विविधता है, हर प्रकार की विविधता है, लेकिन उस विविधता में भी हम एकता की अनुभूति करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको प्रकट करने का जो स्वरूप है हमारे संविधान में विद्यमान है। और इसलिए सबके संविधान के अंतर्गत सबके अंदर वैचारिक विचारों के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, सभी लोगों के अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता है, समरसता का स्वरूप कैसा निर्माण हो, इस दिशा में काम करने की मानसिकता है। सब मिलाकर अगर आप देखें तो संविधान के मूल भाव को प्रकट करने वाला यह संविधान की उद्देशिका है। और इसलिए इस उद्देशिका को सामने प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को, जिसमें मैंने उद्देशिका के अंदर वर्णन दिया, पढ़ाया, दोहराया है, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने इस संविधान को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा हम आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अरे सभी के अंदर कर ये संविधान का ऐसा स्वरूप बनेगा
जिसको आत्मसात कर सकते हैं। संविधान दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, पहले नहीं मनाया जाता था। जो वर्तमान सरकार आई है डॉक्टर मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले ही अपने काल में 26 नवंबर के अवसर पर पार्लियामेंट के अंदर केवल संविधान पर ही पूरी बहस हुई थी और उसी समय तय किया गया था कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए मनाया जाता कि हम संविधान का स्मरण करें। हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान के उद्देश्य का क्या है, संविधान में जो उसका ढांचा है, जिसके ऊपर बिल्कुल आधारित है, वो हमारा क्या है। ये उद्देश्य का एक तरह से ढांचा है, मूल ढांचा है। संविधान के अंदर वर्णित मौलिक अधिकार ढांचा है, संविधान के अंदर दिया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ढांचा है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है, इस ढांचे को नहीं पता लगा सकता। 1973 में जो केशव भारती वाला केस था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, उसका संशोधन भी नहीं हो सकता है। और 1993 में अलग से एक हुआ था, मैंने 1975 में फिर आपातकाल लगा। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने एक तरफा होकर, क्योंकि उसमें कोई बोलने वाला नहीं था, संविधान के ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश की थी। ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, उसी समय जोड़ा गया था। ये नहीं होना चाहिए था। भारत तो वैसे ही समाजवादी, सबको साथ में लेकर चलने वाला है। भारत के अंदर हम की महत्ता ज्यादा है, आई की महत्ता कम है। वयम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बदलने की कोशिश की गई है। और इतने नहीं, वो 6 वर्ष कर दिया जाए, ये भी किया गया था। कई चीजों को उन्होंने बदलने का प्रयास किया था, मूल ढांचे को नहीं बदलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था, लेकिन 1993 में न्यायपालिका की तरफ से एक चीज जरूर की गई थी, कॉलेजियम के आधार पर न्यायपालिका के जजेस की नियुक्ति के बारे में वो कुछ चीजें की, लेकिन संविधान के अंदर संशोधन होते हैं। संशोधन में 368 जो धारा है वो संशोधन करती है, उसके अनुमति देती है। ऐसे संविधान में इस समय 130 संशोधन हो चुके हैं। 130 संशोधन, 106 संशोधन विकासात्मक कार्यों की दृष्टि से हुआ है। संविधान ने कुछ चीजों को स्वायत्तता प्रदान की है, न्यायपालिका की स्वायत्तता है और चुनाव आयोग की भी स्वायत्तता है। इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर इसका कोई गलत तरीके से दुरुपयोग करने की साजिश करता है तो संविधान को अवमूल्यित करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य है जिस ढंग से बिहार में हुआ, बिहार में जिस ढंग से वोट चोरी की बात, अरे वोट चोरी क्या होती है भाई? आज तो मेरे समझ में नहीं आया ये वोट चोरी क्या होती है। वोट को कौन चुराएगा भाई? वोट को प्रभावित कर सकते हैं आप मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में डालो, उनके पक्ष में डालो, लेकिन वोट चोरी क्या होती है? जिसको किंचित मात्र भी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी नहीं है या किंचित मात्र भी जानकारी है, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जिनको जानकारी नहीं वही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव प्रक्रिया है, उसी में चुनाव आयोग की बात आई है। अनुच्छेद 327-28 जो संविधान का है, ये कहता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है,
चुनाव की प्रक्रिया को समुचित तौर पर चलाने की जिम्मेदारी इसकी है। मतदाता सूची कैसे बने, किस ढंग से हम भारत के लोग अर्थात जो भारत का नागरिक है, जो मत देने की पात्रता रखता है, कोई वंचित न रह जाए, इस प्रकार की सूची बनाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव मतदाता प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। मतदाता बनाने के प्रक्रिया के अंतर्गत सबकी सहभागिता है, आम जनता की भी है, जो राजनीतिक दल है उनकी भी है, प्रशासनिक अधिकारी या चुनाव आयोग का प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि सबके सहयोग के आधार पर मतदाता सूची बनाए, कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। ये चुनाव आयोग का कहना है। चुनाव आयोग निर्देश देता है राज्य सरकारों को कि मतदाता सूची बनाने के लिए इस प्रकार की चीज करनी है और इसको मानना सरकार की बाध्यता है, उनके ऊपर नहीं, ये बाध्यता है। बीएलओ तय हुआ है तो बाध्यता है सरकार की। आप एक हम नहीं तय करेंगे, सरकार नहीं कह सकती। अगर कहती है तो संविधान का अवमूल्यन है। चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होकर काम करने की परंपरा को आगे बढ़ाता है और अभी तक यही हुआ है। कभी भी चुनाव आयोग के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था को अगर आप गाली देंगे, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो संविधान को अवमूल्यित कर रहे हैं आप। अगर कोई शिकायत है, न्यायपालिका में जाइए ना, न्यायपालिका के माध्यम से आपको समुचित तौर पर निर्देश दे दिए जाएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। न्यायपालिका भी स्वायत्त शासी है, चुनाव आयोग भी स्वायत्त शासी है। चाहे चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर प्रश्न कोई लगाता है तो संवैधानिक संस्था का अवमूल्यन कर रहा है। न्यायपालिका अगर संविधान ये चुनाव आयोग को के बारे में अगर कोई शिकायत करके देता है, न्यायपालिका कहती है कि नहीं चुनाव आयोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो न्यायपालिका को गाली आप दोगे तो कौन ठीक होगा। दुर्भाग्य है कि इस समय भारत में कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भारत का संविधान, जो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा संविधान है, भारत के संविधान की उद्देश्यता दुनिया के सभी संविधानों के उद्देश्यता से सबसे सक्षम और सबल है, उसके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाया। दुनिया के अंदर भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोगों ने आदर्श माना है। इस लोकतंत्र को दुर्लक्ष्य करने के लिए, इस लोकतंत्र को लोगों के निगाहों से गिराने के लिए, इस लोकतंत्र के प्रति अवमूल्यन का भाव जागृत करने के लिए ये कुचक्र चल रहा है। इसको समाप्त करने की जरूरत है। अब चुनाव आयोग ने कहा कोई मतदाता सूचना नहीं चाहिए, कोई मतदाता सूचना दे तो बकायदे उसका कैसे मतदाता सूची बनती है, बकायदे चुनाव आयुक्त महोदय ने बताया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, बूथ लेवल एजेंट ये राजनीतिक दल के लोग तय करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ये चुनाव आयोग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बीएलओ बीएलए एक बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होते, कहीं 500 हुए, कहीं 700 हुए, कहीं 1000 हुए, कहीं 1200 हुए।
1200 मतदाता या 700 मतदाता ये कोई ज्यादा नहीं है। और जब बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर आपस में जब लिस्ट बनाते हैं तो बूथ पर जितने लोग हैं उसको लोग जानते हैं, कौन मर गया, कौन बाहर चला गया, कौन दूसरे देश से आया हुआ है, ये सारी जानकारी वहां आती है और जानकारी के आधार पर सूची बनती है। तो इसमें तो सबकी सहभागिता है। फिर इसमें चुनाव आयोग दोषी कहां से हो गया? चुनाव आयोग में वोट की चोरी कहां से होगी? बूथ लेवल के एजेंट सभी प्रकार के लोग हैं। फिर उसके बाद जब सूची बन जाती है तो फिर लोगों के पास प्रकाशित करके भेजी जाती है, भैया इसको देख लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ है तो फिर से बैठ कर देख लो, फिर से लिख दो कि भैया ये है। अब तो ऑनलाइन ही मामला हो गया। तो हर स्तर पर कोई मतदाता छूटने न पाए ये व्यवस्था की गई। फिर से चोरी कहां से होगी? लेकिन 2003 और 2004, 2002, 2003 उस समय की जो मतदाता सूची थी, आज के मतदाता सूची में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ चुके हैं, उसके बारे में बताया गया। कैसे मैं जब था पहले काफी पहले मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का काम देख रहा था, तो कभी कभी लोग भाषण करते थे और कहते थे भाई, अपने पोलिंग एजेंट को समझाते थे, कहते थे भाई बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन जिस दिन मतदान होता है तो बाकायदे स्वर्ग से आकर मतदान देकर और तुरंत फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर लेना, ये उस समय हम लोग बताते थे। अब ये है चुनाव आयोग को लगा कि रिवीजन होना चाहिए, स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, ताकि मरे हुए मतदाताओं का नाम समाप्त हो। और ऐसे मतदाता हैं जो यहां नहीं रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। और ऐसे मतदाता हैं जो इस देश के नागरिक ही नहीं है, जो पूर्णतः अपात्र हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेना चाहिए। ये इसीलिए SIR आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसीलिए गहन निरीक्षण आया है। और गहन निरीक्षण करके ऐसे लोगों को छांटना, जब लोग कहते हैं, जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि 61 लाख मतदाता नहीं है, ऐसा कहा चुनाव ने, ये 61 लाख इसको मत मानो। हर पोलिंग बूथ लेवल पर मतदाता चुने जाते हैं, तो सब बूथ लेवल पर जितने नहीं हैं उन सब लोगों को जोड़कर इतना है। इकट्ठा करने वाला कार्य तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन बूथ लेवल पर 1200 या 500 या 700 लोग हैं। उन 500-700 लोगों में 50 नहीं होंगे, कहीं 100 नहीं होंगे। ये सब जोड़कर इतना बहुत लाजमी है, नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़कर कहा इतने लाख, तो लोग सुनने वालों को लगता है सचमुच इतनी चोरी हो गए, ये कोई मतलब नहीं है। अरे मान लो चोरी हो गई, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, होने दो, सही चीजें आ जाएंगी। अब ऐसा आप विरोध कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो? ये विरोध करना संविधान का विरोध है। ये विरोध करना ये संविधान का विरोध है। प्रक्रिया में कोई कमी दिखाई पड़ती तो उसको कहो ये ठीक करो, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये रिवीजन हो ही नहीं तो चुनाव आयोग के अधिकार को आप चुनौती दे रहे हो, जिसके अंदर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आपको पता होगा कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम चुनाव आयोग के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चुनाव आयोग का अधिकार है। हाँ, कुछ चीजें जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अभी एक मानक ये भी बना लो, आधार कार्ड भी इसमें जोड़ लो,
ये सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जो इस प्रकार की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, इस पर हस्तक्षेप न्यायपालिका भी नहीं कर सकती। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से ये साजिश चलाई जा रही है। बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है कि हमारे देश के राजनेता, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है और संविधान के स्वरूप को अवमूल्यित करते हुए देश के अंदर अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। राकेश जी ने सही कहा, तो कह रहे हैं जेल आ जाएगा नेपाल जैसा, इसलिए अरे कहाँ तो गया, कहाँ आया। वो भी अनुभव करते हैं क्या हमारी ये कह करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। संदेश देने की एक कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर अराजकता होनी चाहिए, देश के अंदर हिंसा होनी, ये संदेश दिया जा रहा है हमारे राजनेताओं के द्वारा। एक राजनेत्री बोल रही है कि देश को हम तबाह कर देंगे, SIR नहीं था तो देश को तबाह कर देंगे। अरे देश की जनता तुम्हें तबाह कर देगी, तुम क्या देश को तबाह करोगे। देश की जनता के अंदर, देश के जमीन के अंदर, देश के DNA में लोकतंत्र विद्यमान है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप बराबर बना रहा है। भारतीयता के ऊपर आधारित दुनिया के अंदर हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था बहुत पहले से रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाती रही है। इसी प्रकार का स्वरूप ग्रहण करते हुए हमारे संविधान की रचना हुई थी। इस लोकतंत्र को कोई धूल धूसरित नहीं कर सकता है। बिहार में बड़ी यात्रा चली, सब कुछ चला, लेकिन बिहार की क्या स्थिति हुई, रिवीजन हुआ, लोगों ने सोचा होगा कुछ गड़बड़ होगा। मैंने तो बिहार में जब तक चुनाव होते रहे देखा, बहुत हिंसा होती रही, कई बार रिपोलिंग हुई है, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव हुआ जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ और कहीं हिंसा नहीं हुई और कहीं रिपोलिंग का सवाल नहीं। ये इस बात को प्रकट करता है, जो उचित पात्र थे सभी मतदाता सूची के अंतर्गत आ गए, अपात्रों को किनारे कर दिया गया, अपात्र किनारे हो गए, सही तरीके पर चयन हुआ, ऐसे मतदाता आए, इसलिए किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। अरे 67% मतदान पहली बार बिहार में हुआ, 67%, अभूतपूर्व। और इतना ही नहीं, मजेदार बात तो ये 4372 पोलिंग काउंटिंग जो होता है टेबल थे और 18,000 के आसपास काउंटिंग एजेंट थे। काउंटिंग में भी कहीं गड़बड़ नहीं हुई, इतनी बड़ी तादाद होने के बाद। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने एकजुट होकर ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जो वोट चोरी का नारा लगाकर बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें दूषित कर देंगे, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि तुम हमारे लोकतंत्र को हानि पहुंचाना चाहते हो। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाले लोग हैं। ये SIR इस हिसाब का है, और SIR अब सब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो मैंने देखा कल वेस्ट बंगाल के अंदर BLO के द्वारा धरना दिया जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से उनको उकसाया जा रहा है। अब ये शुद्ध रूप से संविधान विरोधी कृत्य है, शुद्ध रूप से संविधान विरोधी कृत्य है। चुनाव आयोग के द्वारा BLO जो प्रशासन के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा काम न करने देने के लिए उकसाना, उनके द्वारा धरना दिलवाने का साजिश करना, यह संविधान विरोधी कृत्य है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ये दुखद है। मित्रों, इसलिए पूरे देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में कहा गया तो महाराष्ट्र में कुछ
विधानसभाओं का नाम लिया गया, यहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ बूथ का नाम लिया गया, उसकी जांच हुई, उसका सर्वे हुआ, देखा गया, फिर कहा गया कि कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। मित्रों, इस समय आप लोग नौजवान लोग हैं, आप सभी मतदाता हैं, आपके मत को, आपके मत के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करते हुए जागरूक होकर ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की जरूरत है। हमारा संविधान पूज्य संविधान है, ऐसा संविधान जिसमें देवत्व भरा हुआ है। जो मूल कापी है संविधान के मूल कापी पर सारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की चित्रकारी की गई है। मूल कापी जब सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो अंबेडकर जी और राजेंद्र बाबू उन्होंने कहा, भाई ऐसा होना चाहिए, हर भाग के पहले 22 भाग है संविधान के, हर भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता जनित चित्रकारी होनी चाहिए। तो शांति निकेतन के टाटा नंदलाल बोस जी बड़े अच्छे कलाकार हैं, उनके शिष्य थे कृपाल सिंह रावत जी, और उनके साथ सब लोग मिलकर राजेंद्र बाबू ने कहा ऐसी चित्रकारी करिए, पूरे संविधान के हर भाग के पहले चित्रकारी की गई है। और आप जानकर प्रसन्न होंगे, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो भाग है, उस भाग के पहले भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, इनका लंका से अयोध्या की तरफ गमन किया गया है, संदेश है दिया गया है। मौलिक अधिकार भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया था, तो मौलिक अधिकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा होना चाहिए, मर्यादा युक्त और मौलिक अधिकार होना चाहिए, उदंडता वाला नहीं होना चाहिए, उदंडता वाला नहीं होना चाहिए। ये संदेश है। डायरेक्ट प्रिंसिपल के पहले जो चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। अब डायरेक्टली प्रिंसिपल को दिया हुआ है, कैसे कैसे हमारा बनना चाहिए। तो संदेश है, गीता का जो मंत्र है, गीता का जो श्लोक है, वो हमारे लिए मंत्र जैसा है, पवित्र है। इसलिए संविधान के द्वारा पारित जो कानून होंगे हमारे लिए पवित्र होना चाहिए। उस कानून को प्रामाणिकता, ईमानदारी के साथ पालन करते हुए चलना चाहिए, तभी स्वस्थ लोकतंत्र का स्वरूप दुनिया के सामने उभर करके आएगा। ये उसके पीछे का संदेश है। शिक्षा के पहले का जो भाग है, वो जो चित्रकारी की गई है, गुरुकुल की गई है। गुरुकुल में ऋषि और शिष्य पर शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। संदेश दिया गया है कि शिक्षा के माध्यम से तो ज्ञान प्राप्त करें ही, लेकिन शिक्षक के आचरण व्यवहार से भी हम अपने व्यवहार को शुद्ध और परिशुद्ध कर सकते हैं। ज्ञान की अनुभूति भी इस प्रकार से होगी, ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप ऐसा बनेगा। ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। ये संविधान का हमारा स्वरूप है। इस संविधान को लोग कहते हैं बदला जाएगा, इस संविधान को गंदा करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे राघव जी ने कहा कि वो लाल कापी लेकर संविधान की जेब में घूम रहे हैं। अरे पहले उनसे कहो जो घूम रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कभी कहो उन लोगों से कि भैया वो उसमें प्रियम्बल पढ़ा है कि नहीं, तुमने प्रियम्बल पढ़ा तो बता दो। लोग फंडामेंटल राइट्स की बात तो जरूर कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं कहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है तो जानो। राष्ट्रीय क्षति कर रहे हो, लोगों के अंदर बिलगाव का भाव पैदा कर रहे हो, अलगाव की भावना को प्रज्वलित करते हुए नफरत फैला रहे हो और कह रहे हो कि हम मोहब्बत चला रहे हैं। ये संविधान का एकदम उल्लंघन है, इसको हम नहीं होने देंगे। ये SIR हमें समग्रता के रूप में विचार करने की आवश्यकता है। SIR माने पूरा संविधान, संविधान के स्वरूप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस समय संविधान का संरक्षण करना, संविधान का समुचित तौर पर सदुपयोग करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, तो संविधान को अवमूल्य करने की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं,
उनको करारा जवाब देना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए। यहाँ कोई पंथ भेद नहीं, कोई संप्रदाय भेद नहीं, कोई जात भेद नहीं, हम सब भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं। हमारी एकता कायम रहनी चाहिए। ये SIR का ही सीधा मतलब है। आप सब लोग विशेष गहन जो क्षेत्र है, निरीक्षण है, उसमें स्वयं भी अपना आप करें और BLO को, BLA को बाकायदे सहयोग प्रदान करते हुए मतदाता सूची शुद्ध और सात्विक बने, अच्छी बने, इसका अभियान चलाएं। तो मैं कह सकता हूं कि अभियान मतदाता स्वच्छता अभियान के रूप में माना जाएगा और आगे चल करके आप एक ताकत के रूप में लोगों के सामने प्रकट होंगे और वह ताकत लोकतंत्र की होगी। जो लोकतंत्र को गुमराह करने वाले हैं वो अपने आप पलायन कर जाएंगे, ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए SIR पर आप लोग जागृत हो। आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।